मैं डॉक्टर नीता कानूनगो, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यूनिट 2 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस के सेकेंड पार्ट पर अपन आज स्टडी करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़, जिसमें है सबसे पहले फेरोमैग्नेटिज्म यानी फेरो चुंबकत्व। पदार्थों का यह गुण अनुचुंबकत्व का एक विस्तृत रूप है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें चुंबकत्व यानी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म बहुत अधिक होती है, और ऐसे पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एक स्थायी चुंबकत्व आ जाता है। चूँकि ये एक आयरन का विशिष्ट गुण है, इसलिए इसका नाम पड़ा फेरोमैग्नेटिज्म, और इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। यदि किसी फेरोचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, और इसी परिस्थिति में किसी अनुचुंबकीय पदार्थ द्वारा उत्पन्न के चुंबकीय क्षेत्र में लगभग 1 अरब गुना होता है। जब किसी फेरोचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र H लगाया जाता है तो पड़ोसी परमाणु एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक चक्रण समांतर हो जाते हैं। जैसे डायग्राम में दिखाया है कि समस्त चक्रण जो है वो एक ही साइड में हो जाते हैं, या हम कहते हैं समानांतरण हो जाते हैं, पैरेललिज्म हो जाता है, तो ये एक स्थायी चुंबकत्व बन जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम फेरोचुंबक कहते हैं। यदि फेरोचुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो ये स्थायी चुंबकत्व जो होता है वो ख़त्म हो जाता है और पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है, यानी जो तो ताप बढ़ने के साथ साथ विनिमय युग्मों का अयुग्मन हो जाता है, और बढ़ते बढ़ते एक ताप ऐसा आता है जिस पर सारे विनिमय युग्म अयुग्मित हो जाते हैं। उस ताप पर चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, अर्थात फेरोचुंबकीय यौगिक का वह व्यवहार अनुचुंबकीय हो जाता है, और इस ताप को हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं, जिसे हम TC से डिनोट करते हैं। वह उच्चतम ताप जिस पर आकर पदार्थ का फेरोचुंबकत्व नष्ट हो जाए और वह अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाए। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यूरी टेम्परेचर क्या है और इसके एग्जाम्पल क्या हैं। तो एग्जाम्पल है आयरन, कोबाल्ट, निकिल, जिनका क्यूरी टेम्परेचर है 1043, 1404 एंड 1631 के। इसके बाद आते हैं हम सेकेंड प्रॉपर्टी, जो है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म यौगिकों में विनिमय युग्मन के पड़ोसी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समांतरित होने के स्थान पर विपरीत हो जाता है, और इस प्रकार क्रिस्टल कुल मिलाकर चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। एक पैरेलल होगा, एक एंटी पैरेलल, एक पैरेलल, एक एंटी पैरेलल, तो ऐसे को हम एंटी फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। और नील टेम्परेचर इसमें डिनोट हो जाता है। नील टेम्परेचर क्या होता है? वह विभिन्न निश्चित ताप है जिस पर पदार्थ के विपरीत फेरोचुंबकीय समाप्त हो जाता है और पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है। तो इस तरह से ये तीनों डेफिनेशंस पूछी जाती है। व्हाट इज़ फेरोमैग्नेटिज्म, व्हाट इज़ एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, या व्हाट इज़ क्यूरी टेम्परेचर और नील टेम्परेचर। इसको हम डायग्राम से भी दिखा सकते हैं, जो कि इसमें डायग्राम में दिखाया है कि चुंबकीय प्रवृत्ति को दिखाया है। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म जब जिस टेम्परेचर पर कन्वर्ट होता है अनुचुंबकीय में, उसे हम TN से इंडिकेट किया गया है, और इसे हम नील टेम्परेचर कहते हैं। और TC जो है वो क्यूरी टेम्परेचर है, जिसमें फेरोमैग्नेटिज्म जो है वो अनुचुंबकीय में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे डायग्राम में दिखाया गया है। ये इस तरह से टेम्परेचर के ताप के प्रभाव को अपन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के थ्रू देख सकते हैं। इसके बाद आता है फेरीमैग्नेटिज्म। फेरीमैग्नेटिज्म क्या है? इसके जो ऊपर जो फेरोमैग्नेटिज्म है उसके एग्जाम्पल हैं वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, और इसके मिश्र धातु यानी इनके फेरोमैग्नेटिज्म कहलाता है। इनमें 3D व 4s इलेक्ट्रॉनों के मध्य ऊर्जा के कम अंतर के कारण विनिमय युग्मन होता है। फेरीमैग्नेटिज्म क्या है? यह फेरोचुंबकत्व व विपरीत फेरोचुंबकत्व के बीच का प्रभाव है। इसके विपरीत चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे की कुछ सीमा तक तो नष्ट हो जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता है, अतः कुल मिलाकर इनका चुंबकीय आघूर्ण होता है। Fe3O4 इसका एग्जाम्पल है। इसे हम इजीली देख सकते हैं, जिसमें हमने दिखाया कि 2 पैरेलल है, एक एंटी पैरेलल, 2 पैरेलल, एक एंटी पैरेलल, यानी कुछ खत्म हो जाता है पर कुछ बचा रह जाता है। पर फेरोचुंबकत्व के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? किसी भी पदार्थ में अनुचुंबकत्व की ही आवश्यक शर्त है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना, और किसी पदार्थ के फेरोचुंबक होने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त निम्न शर्तों का होना आवश्यक है। पहला, ऊर्जा
पट्टियाँ सक्रिय होनी चाहिए और परमाणु परस्पर इतनी दूरी पर होने चाहिए कि उनके परमाणुीय कक्षक परस्पर अतिव्यापन करके आंशिक रूप से सहसंयोजक बंध बना सके, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। अन्यथा क्या होएगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। तो ऊर्जा पट्टियाँ जो है वो सक्रिय होनी चाहिए। दूसरा, दो इलेक्ट्रॉनों के अंतर परिवर्तन में संबंध ऊर्जा को हम इंटीग्रल एक्सचेंज कहते हैं, एक्सचेंज इंटीग्रल कहते हैं। और फेरोचुंबकीय पदार्थ के लिए एक्सचेंज इंटीग्रल का मान धनात्मक होना चाहिए। ऐसे उस स्थिति में होता है जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल इलेक्ट्रॉन नाभिक आकर्षण बल से अधिक हो जाता है, अर्थात फेरोचुंबक के लिए तत्व की परमाणुवीय संख्या अधिक होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि परमाणु एक दूसरे से बहुत अधिक दूर भी नहीं होने चाहिए। इसमें एक्सचेंज इंटीग्रल का मान बहुत कम हो जाएगा और ऊर्जा कम होने से तंत्र का पर्याप्त स्थायित्व नहीं मिल पाएगा। तो संक्रमण धातुओं एवं उनके संकुलों में एक अथवा अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा इनका एक महत्वपूर्ण गुण है इनका चुंबकीय अनुचुंबकीय व्यवहार। लगभग सभी संक्रमण धातु संकुल अनुचुंबक प्रदर्शित करते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकिल जैसे तत्व जो है वो फेरोमैग्नेटिज्म प्रदर्शित करते हैं। इसका कारण है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, उच्च परमाणुवीय संख्या व उपयुक्त परमाणु आकार, इनकी मध्य आदर्श दूरी होती है, न बहुत कम न बहुत ज़्यादा, और इनका एक्सचेंज इंटीग्रल की उपयुक्त मान होते हैं जो तंत्र को स्थायी बनाए रखते हैं। तो फेरोमैग्नेटिज्म के लिए ये एसेंशियल कंडीशन होनी चाहिए। अनुचुंबक तो हो सकता है पर फेरोमैग्नेटिज्म होने के लिए ये कंडीशंस होनी चाहिए। आयरन, कोबाल्ट, निकिल इसके एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह से अपन ने चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में इनकी जो टर्म्स यूज़ होती है और कई तरह के इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन और ये आते हैं वो अपन ने स्टडी किए। अब चुंबकीय प्रवृत्ति के निर्धारण की विधियाँ अपन नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे।